नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मेरे पास कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है और एक सावधान करने वाली खबर। अच्छी खबर आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको कोरोना के दो खतरों से सावधान करना चाहता हूं। पहला खतरा है, कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में कोरोना पेशेंट की संख्या 9,36,000 हो गई है। कोरोना केसेस की रफ्तार के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। कल एक दिन में कोरोना से हर घंटे ऑन एन एवरेज 24 लोगों की मौत हुई। लेकिन आज मैं आपको कोरोना के संकट में इंसानियत के दुश्मनों से आगाह करना चाहता हूं। ऐसे लोग हैं जो इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान करना चाहता हूं। उनके काले धंधे की हकीकत आपको बताना चाहता हूं। डिटेल्स ऐसी हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह गुनाह कोरोना पेशेंट्स के लिए ब्लड प्लाज्मा डोनेशन के नाम पर हो रहा है, जिससे आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि आजकल कई जगह कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता है। ठीक हो चुके कोरोना पेशेंट से बार बार ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की जाती है। लेकिन सच यह है कि कोरोना पेशेंट के लिए ब्लड प्लाज्मा के डोनर आसानी से नहीं मिलते। लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं प्लाज्मा डोनेट करने जाएं, हमें कोरोना ना हो जाए, हम फिर से इस चक्कर में ना फंस जाएं। इसी मजबूरी का, इसी कमी का फायदा उठाकर दिल्ली से मुंबई तक फर्जी प्लाज्मा डोनर का गैंग एक्टिव हुआ है और आज इसका यह खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूं। यह गैंग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट करता है, लोगों को लूटता है। कोरोना मरीजों के रिश्तेदार परेशानी की हालत में अपने पेशेंट के लिए ब्लड प्लाज्मा के डोनर ढूंढते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे रैकेट के चंगुल में फंसे लोगों के पैसे तो लूट जाते हैं, लेकिन उनके पेशेंट के लिए प्लाज्मा नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लाज्मा वाकई में ऐसा हो कि जो किसी ठीक हुए कोरोना पेशेंट का हो। इस तरह की गड़बड़ और जालसाजी की रिपोर्ट्स सबसे ज्यादा मुंबई से आ रही हैं। और आप जानते हैं कि मुंबई वो शहर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना का खौफ है। लोगों ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इस फ्रॉड की बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं। मुंबई में कोरोना के भयंकर इन्फेक्शन से लोग ज्यादा परेशान हैं। अब तक 96,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मुंबई में 5400 लोगों की मौत हो चुकी है। जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनकी हालत ज्यादा सीरियस नहीं है, उनके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया है। जाहिर है, पेशेंट ज्यादा हैं, प्लाज्मा की डिमांड ज्यादा है। इसी से ठगों को, जालसाजों को, बेईमानों को इस स्पेस में घुसने का मौका मिला। खासकर सोशल मीडिया पर साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हो गए। मुंबई पुलिस के पास शिकायतें आई। इसमें से कुछ हेल्दी लोग, यानी ऐसे लोग जिन्हें कोरोना का वायरस से इंफेक्शन नहीं हुआ था, इन साइबर क्रिमिनल्स के जरिए डायरेक्टली उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें खुद के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए प्लाज्मा की जरूरत है। इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस मैसेज फ्लोट किए और कहा कि अगर किसी को कोविड-19 से रिकवर पेशेंट के प्लाज्मा की जरूरत है तो सीधा कांटेक्ट करें। ऐसे कई ग्रुप एक्टिव हुए और लोग इनके झांसे में फंस गए। चूंकि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रिकवरी रिपोर्ट के साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, इसे लेकर साइबर क्राइम करने वाले फेक सर्टिफिकेट्स जनरेट कर देते हैं। अच्छे खासे लोगों को कोरोना से रिकवर बताने वाला सर्टिफिकेट बना देते हैं और फिर इन्हीं जाली सर्टिफिकेट्स और झूठी रिपोर्ट के जरिए लोगों से हजारों रुपए वसूल रहे हैं। एक तरफ पेशेंट कोरोना से परेशान, उसके परिवार वाले रास्ता ढूंढते हैं और फिर ऐसे लोग को लूट लेते हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने इस पूरे मामले को, इस पूरे स्कैम को समझने के लिए साइबर क्राइम के आईजी से बात की। उन्होंने जो कुछ बताया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। शॉकिंग। आईजी ने कहा कि इंटरनेट पर
10 लाख रुपए में प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। साइबर क्राइम के आईजी की पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह प्लाज्मा का स्कैम चलाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहना है और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है प्लाज्मा लेने से पहले। हम लोगों ने जब इस पे इंक्वायरी किया तो सबसे आश्चर्यजनक फैक्ट ये सामने आया कि इंटरनेट का या साइबर स्पेस का जो डार्क नेट होता है या डीप वेब जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि 99.96% ऑफ इंटरनेट है, मतलब कि जो गूगल और यूट्यूब वगैरह हम लोग देखते हैं सरफेस वेब, वो सिर्फ 0.04% है इंटरनेट का। बहुत बड़ा पोर्शन 99.96% हमारा डार्क वेब है। वहाँ के उस वेब में जो कि नॉर्मल लोगों की पहुंच से दूर रहता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल ब्राउज़र टोर का यूज़ करना पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए, वहाँ पर साइबर स्पेस पे कुछ लोग अवैध सामान, इलीगल सामान बेच रहे हैं और उस मार्केट प्लेस में प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा भी उपलब्ध है 10 लाख रुपए पर लीटर के हिसाब से, जो कि बिटकॉइंस में देना है और वो प्लाज्मा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस तरह की कई कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई और हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने भी हमें ये मैटर रेफर किया है, हम उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। और मेरी सभी लोगों को ये हिदायत है, सभी सिटीजन्स को, सभी नेटिजन्स को, कि कृपया इस तरह के ट्रैप्स में ना फंसें और आधिकारिक हॉस्पिटल्स और प्लाज्मा सेंटर्स से ही जाकर प्लाज्मा लें और वहीं से डोनर्स को भी आप लोग कांटेक्ट करें। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद भी लोग इस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि डेस्परेशन होती है अपने मरीज का किसी भी तरह से इलाज कराने की। महाराष्ट्र में साइबर सेल को सबसे पहले जानकारी मिली कि मुंबई में प्लाज्मा बेचने का एक गैंग सक्रिय है, लेकिन इसका न कोई लिंक था, न कोई नंबर। कैसे ढूंढे? महाराष्ट्र साइबर सेल ने 4 टीमें बनाई, जांच शुरू की। जांच में पता चला कि डार्क वेब के जरिए यह पूरा खेल किया जा रहा था और यह रैकेट मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों, देश के कई राज्यों और विदेशों में भी किया जा रहा है। इस स्कैम को 3 तरह से ऑपरेट किया जाता है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने इन तीनों की मोडस ऑपरेंडी बताई। पहला तरीका तो यह कि धोखाधड़ी करने वाले लोग ऐसे लोग की तलाश करते हैं जिनके मरीज को प्लाज्मा की जरूरत होती है। उसके बाद इंटरनेट पर ही किसी शख्स के नाम पर कोविड मरीज का सर्टिफिकेट बना देते हैं और फिर इसे यह बताकर पेश किया जाता है कि यह मरीज ठीक हो चुका है और इसका ब्लड प्लाज्मा कोविड मरीज को चढ़ाया जा सकता है। इसके खून के लिए 40 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए 30 से 40 हजार रुपए मांगे जाते हैं और कई बार तो बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी मरीज तक प्लाज्मा कर देने वाला डोनर पहुंचता ही नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा खेल सिर्फ फर्जी है। कुछ ठग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स और लैब्स के चक्कर लगाते हैं और यह पता लगाते हैं कि किस हॉस्पिटल में कौन सा मरीज कोमॉर्बिड पेशेंट है, यानी ऐसा मरीज जिसे किडनी, लिवर, डायबिटीज, बीपी जैसी गंभीर बीमारी है और अब उसे कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे मरीजों के रिश्तेदार डॉक्टर्स या लैब्स के जरिए खुद को ही प्लाज्मा डोनर बनाकर डील कर लेते हैं और फिर पैसे बनाते हैं। हैरानी की बात यह कि यहां भी डोनर फर्जी होता है, यानी वो शख्स होता है जिसे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। इसके बावजूद सिस्टम में लूपहोल्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की बेईमानी और चोरी की वजह से, लूट की वजह से कोविड से रिकवर हो गए पेशेंट का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। इसी के नाम पर मनमाने पैसे मांगे जाते हैं। ठगी का यह तरीका कोरोना के पेशेंट की जान ले सकता है, क्योंकि मरीज को हमेशा गलत प्लाज्मा चढ़ने का खतरा बना रहता है। तीसरा तरीका यह जयप्रकाश ने बताया, जिसकी बात साइबर क्राइम के स्पेशल आईजी कर रहे थे। डार्क नेट या डार्क वेब के जरिए विदेश में बैठकर भारत के किसी शहर के किसी हॉस्पिटल के मरीज की जानकारी निकाली जाती है और फिर मरीज के रिश्तेदार को इंटरनेट के जरिए प्लाज्मा डोनेशन की जानकारी करने वाले मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं। प्लाज्मा के नाम पर पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं
मरीज प्लाज्मा का इंतजार करता रहता है, प्लाज्मा डोनर की वेट करता रहता है, लेकिन उसके पास कभी प्लाज्मा पहुंचता ही नहीं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच का कहना है कि प्रॉक्सी इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए अपराधियों को ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। कई बार फर्जी ईमेल्स के जरिए लोगों को टारगेट किया जाता है। जरूरी है कि तुरंत ऐसे मेल्स के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में पुलिस को इत्तला दी जाए। इस वक्त कोविड का समय चल रहा है, क्राइसिस है। ऐसे क्राइसिस में लोगों के साथ फ्रॉड करना थोड़ा आसान हो जाता है। जिसका परिजन, जिसका फैमिली मेंबर को प्लाज्मा की ज़रूरत है, वो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं। और इस वक्त अगर इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से, फिशिंग अटैक्स के माध्यम से या ट्रोजन हॉर्स अटैक्स के माध्यम से कोई प्लाज्मा ऑफर करता है, तो लोग या परिजन उसके ट्रैप में फंसने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इसीलिए महाराष्ट्र साइबर और गृह मंत्रालय अपना पूरा पुरजोर प्रयास कर रहा है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए कि इस तरह से धोखाधड़ी से वो बचें। वो अपना पैसा भी लूज़ करेंगे, अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ करेंगे, अपना डेटा भी लूज़ करेंगे और साथ ही साथ उनको प्लाज्मा मिलेगा भी नहीं। आपको पता है इंटरनेट में लोग आजकल प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब कई कंट्रीज़ के थ्रू वो पोस्ट होती हुई आती है, तो उसको डिटेक्ट करने पे थोड़ा वक्त लगता है। अवेयरनेस की वजह से लोगों के द्वारा ऐसी लिंक्स भेजी गई हैं, हमें कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें इस तरह की फिशिंग अटैक्स के माध्यम से प्लाज्मा बेचने की कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। जब लोग डेस्परेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो आसानी से ऐसे जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताता हूँ ताकि आप इस फ्रॉड को समझ सकें, आप उसके जाल में ना फंसे। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आईसीएमआर ने गाइडलाइंस तय की हुई हैं। इसलिए अगर आप किसी प्लाज्मा डोनर को कांटेक्ट करते भी हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना के केस में ब्लड प्लाज्मा उन्हीं लोगों से लिया जा सकता है जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिन्होंने 28 दिन की अपनी साइकिल कंप्लीट कर ली है। यानी ऐसे लोग जिनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आए हुए 28 दिन हो चुके हैं और जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 12.5 या इससे ज्यादा है, वही लोग ब्लड प्लाज्मा दे सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा देने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। निर्धारित ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल्स में जाकर ही ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। जहां तक मुंबई की बात है तो इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस डिपार्टमेंट ने शहर के 10 ब्लड बैंक्स को प्लाज्मा स्टोर करने का लाइसेंस देने की बात कही है। इसके अलावा मुंबई के 2 हॉस्पिटल्स में ट्रायल बेसिस पर प्लाज्मा डोनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह कि लोग दोबारा हॉस्पिटल जाने से बचना चाहते हैं, डरते हैं। जो रिकवर हो चुके हैं वो दोबारा हॉस्पिटल के चक्कर लगाना नहीं चाहते, वो तो एक बड़े खौफ की जिंदगी से गुजर चुके होते हैं। सरकार की बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी डोनर्स की संख्या काफी कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और इसी का फायदा ये साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने मुंबई में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स के प्रेसिडेंट से बात की। इस एसोसिएशन के 12,000 डॉक्टर्स मुंबई में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इन डॉक्टर्स का रोज ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जिन्हें अपने मरीज के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर दीपक वैद्य ने बताया कि प्लाज्मा को लेकर पूरे सिस्टम में लूपहोल्स हैं। सरकार को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक प्रॉपर हेल्पलाइन बनानी चाहिए, ये उनका सुझाव है। जो लोग कोविड से बाहर नहीं आए वो भी अपना फर्जी रिपोर्ट बना के ये कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी मरीज है, हमारा ये रिपोर्ट है, हम दे सकते हैं। वो पैसे के लिए ये सब कर सकते हैं। लेकिन तो सवाल सर यही है कि ये फर्जी रिपोर्ट बनाता कौन है? डॉक्टर ही बनाते होंगे या क्लिनिक बनाती होगी? देखिए, जब भी सिस्टम टूटा हुआ रहता है तो गलत लोग भी इसमें रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। आप तक खबर पहुंचती कब है? अच्छे लोग के थ्रू पहुंचती है। लेकिन गलत लोग भी इसमें रहते हैं जो सिस्टम को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। सिस्टम में ये मिस्टेक है कि अगर मुझे प्लाज्मा चाहिए तो मैं किसको कांटेक्ट करूं?
ये एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना है, गवर्नमेंट बताएगी कि ये यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको प्लाज्मा मिलेगी। जैसे ब्लड डोनेशन, हाँ। अभी ब्लड डोनेशन के लिए तो अलग अलग ब्लड बैंक बन चुके हैं, लेकिन जब जैसे अपन ऑर्गन डोनेट करते हैं, प्लाज्मा को अगर ऑर्गन डोनेशन जैसा जोड़ दिया जाए कि ये ऐसी चीज है कि अगर आपको गड़बड़ नहीं चाहिए, और ये ऐसा नहीं कि सब लोग मांग रहे हैं, प्लाज्मा डोनेशन ऐसी एकदम बड़ी मात्रा में नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, उसको भी एक सिस्टम सेंट्रली कर दे कि मुझे प्लाज्मा चाहिए, मैं हेल्पलाइन नंबर है, मैं उसको फोन करूं, हेल्पलाइन नंबर बताएंगे, जैसे बिस्तर बताते हैं, बोलेंगे यहाँ जाइए आपको प्लाज्मा मिल जाए। उसका जो तरीका है, जरिया है, वो गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर के थ्रू जाना चाहिए। डॉक्टर दीपक वैद्य की बात सही है। अगर गलत तरीके से किसी मरीज को प्लाज्मा चढ़ गया तो उसे इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए प्लाज्मा का डोनेशन नियमों के मुताबिक, कायदे के मुताबिक होना चाहिए, रेगुलेशंस के मुताबिक होना चाहिए। हमने इस मामले पर महाराष्ट्र की सरकार को आगाह किया, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से बात की। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी से अनिल देशमुख ने साफ साफ कहा कि प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें उन्हें मिली हैं। लोग फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए खुद को कोरोना रिकवर्ड बता रहे हैं और फिर जालसाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। प्लाज्मा हुआ है, उसको जब सर्टिफिकेट मिलता है, इस प्रकार के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने का भी काम कुछ जगह चालू है। उसमें मैं कोरोना पॉजिटिव था तो मेरा ब्लड आपको चल सकता है, मैं आपको प्लाज्मा देने के लिए तैयार हूँ, इस प्रकार की केसेस आ रही है। उसी प्रकार जो कोरोना पॉजिटिव था, जिसके पास में सर्टिफिकेट है, उसको प्लाज्मा को काफ़ी वैल्यू होने के कारण डार्क नेट में उनके ब्लड को काफ़ी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी बड़े दाम में, मतलब अच्छी दाम में उसको बेचा जा सकता है। उसका भी खरीदारी बड़े जोरों से चालू है करके हमारी सभी से गुजारिश है कि जिसको भी प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करना है, उसने जो सरकारी अस्पताल है वहीं जाके उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाहर कोई बोलता है कि मेरे पास प्लाज्मा है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसका प्लाज्मा लेके उसका प्लाज्मा लेके उसने कहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जो हमारे सरकारी अस्पताल है, रिकग्नाइज अस्पताल है, वहाँ पे ही जाके उसने प्लाज्मा थेरेपी का उपचार करना चाहिए। जो सचमुच जो पेशेंट पॉजिटिव था, जो प्लाज्मा कानून दे सकता है, उसके ब्लड को भी काफ़ी वैल्यू है। तो ऐसे डार्क नेट में इसकी काफ़ी उसमें खरीदी चालू है। ऐसी भी कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर पूरा हमारा साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा ख्याल देखे। खतरा बड़ा है, जालसाजी बड़ी है, धोखा बड़ा है। और दिल्ली का केस मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। दिल्ली में इस धोखे का शिकार दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल हो गए। पॉलिटिकली पावरफुल हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी असल में रामनिवास गोयल के किसी रिलेटिव को ब्लड प्लाज्मा की जरूरत थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बार बार प्रमोट कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को, प्लाज्मा डोनेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के रामनिवास गोयल, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक पोस्ट डाली और पोस्ट पर जवाब आया, रिएक्शन आया। एक शख्स की तरफ से कहा गया कि वो राम मनोहर हॉस्पिटल का डॉक्टर है, कोरोना से ठीक हो चुका है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी मांगा। एक बार नहीं, दो बार पैसे लिए। पहले रामनिवास गोयल ने पैसे दे दिए, दूसरी बार उनके रिलेटिव ने पैसे दे दिए। इसके बावजूद भी यह शख्स प्लाज्मा डोनेट करने नहीं पहुंचा, फोन उठाना बंद कर दिया। तब जाकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर राहुल उर्फ अब्दुल करीम राणा को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह शख्स कई लोगों के साथ ऐसी ठगी कर चुका है, लेकिन चूंकि अमाउंट छोटा मांगता है, इसलिए इस बारे में लोग शिकायत नहीं करते। उस विक्टिम तक ये राहुल कैसे पहुंचा?
देखिए जनरली जिन भी लोगों को ज़रूरत होती है, कोई फैमिली मेम्बर अगर बीमार हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं से भी उनको हेल्प मिल सकती है वो हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। जो ये पर्टिकुलर फैमिली थी, इन्होंने फेसबुक पे भी डाला था, तो सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन नंबर पे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, तो उसी के थ्रू, मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों के टच में आते थे, अपने आप को डॉक्टर बताते थे और जो भी फ़ोन नंबर उसमें दिया होता था कि भाई जो हेल्प कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो उससे फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया था। मैम, ये राहुल इलियास अब्दुल अभी तक कितने लोगों को इस तरीके से ठग कर चुका है? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन अभी क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए ये क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा होता था, हमें पता चला कि अमाउंट छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी। ये सिर्फ अपना कभी भी प्लाज्मा के नाम से इसने पैसे नहीं लिए, ये हमेशा कहता था मुझे टैक्सी का आप किराया दे दीजिए, मुझे कर दीजिए, मुझे ऐसे इसलिए चाहिए। तो अमाउंट छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन नहीं किए, लेकिन इसने काफ़ी लोग के साथ ये चीटिंग कर रखी है। तो ये कहता ये था कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा बट मुझे ट्रांसपोर्टेशन का वो पैसा मांगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मुंबई में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, इसी तरह की बेईमानी, इस तरह की जालसाजी हैदराबाद में भी हुई। सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ जिन्हें प्लाज्मा डोनर्स की बेहद जरूरत थी। अश्विनी देव ने अपनी बीमार दादी के लिए प्लाज्मा डोनेशन की अपील की थी। इसे लेकर संदीप रेड्डी नाम के शख्स ने कांटेक्ट किया, कहा ट्रैवलिंग का चार्ज 2500 रुपए मिल जाए तो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। अश्विनी ने पैसे भेज दिए। इसके बाद संदीप ने दोबारा कॉल किया, कहा अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से पैसे कट गए, दोबारा भेजो। क्योंकि अश्विनी को लगा कि प्लाज्मा मिल जाएगा, दादी अच्छी हो जाएगी, तो उन्होंने फिर से 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्हें लगा अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद तो संदीप रेड्डी गायब हो गए। अश्विनी ने उसे लिखकर भेजा, ऐसे मुश्किल दौर में कोरोना के नाम पर ठगी करके अच्छा नहीं किया, कुछ जल्दी पकड़ा जाएगा, शिकायत कर दी है। तो इस पर संदीप रेड्डी ने जवाब दे दिया कि वो तो हैकर है और उसका नाम पता सब कुछ नकली है, गलत है। इसी तरह संदीप ने प्रेरणा नाम की एक महिला से भी प्लाज्मा के नाम पर 3000 रुपए ले लिए और गायब हो गया। इलाज के नाम पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, उनसे पैसे ऐंठना, ये गुनाह है। ऐसा करने वाले इंसान तो नहीं कहे जा सकते, उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये सिर्फ कोरोना के खौफ से परेशान लोग की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। असल में जब से लोगों को पता चला है कि प्लाज्मा कोरोना के मरीजों को ठीक कर सकता है, संभावना होती है, तो लोग प्लाज्मा के लिए भागते हैं। हर कोई अपने रिश्तेदार को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, जो भी बीमार हो, बचाना चाहता है। और इस डेस्परेशन का फायदा इन बेईमान लोगों ने उठाया। एक और बात आपको बताता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी कि दिल्ली सरकार कोरोना से रिकवर कर चुके पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा देना मैंडेटरी कर दे, जरूरी कर दे। तर्क यह था कि अभी प्लाज्मा थेरेपी के अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लाज्मा हर किसी पेशेंट को अवेलेबल हो, यह जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी के साथ प्लाज्मा के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। सरकार ने बैंक्स बनाए हैं, जो चाहे उनमें जाकर डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पैसे के दम पर, लालच के बल पर प्लाज्मा खरीदने और बेचने की कोशिश की। यह पूरी तरह गैर कानूनी है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, ऐसे किसी भी फ्रॉड से खुद भी संभल कर रहिए और अपनी जान पहचान वालों को भी इसके प्रति सावधान कीजिए। कोरोना से सारी दुनिया परेशान है। सबको इंतजार है वैक्सीन का, सब चाहते हैं वैक्सीन जल्दी आए तो लाइफ नॉर्मल हो। 4-5 महीने हो गए और वैक्सीन को लेकर आज 3 बड़ी खबरें आई। पहली अमेरिका से, दूसरी रशिया से और तीसरी अपने देश से। मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके बताता हूं। कोरोना वैक्सीन पर सबसे पहली खबर दी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ट्वीट में लिखा, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप की ऐसे मामलों में क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है, तो मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि वैक्सीन के बारे में गहराई से जांच करें। तो पता चला कि अमेरिका में इन्फेक्शियस डिजीजेस के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने रिसर्च देखी और उसके बाद कहा यह गुड न्यूज है। ट्रंप जिस वैक्सीन की बात कर रहे थे उसे अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक नाम की एक बायोटेक फर्म डेवलप कर रही है।
इस कंपनी का नाम कुछ महीने पहले भी सामने आया था, जब मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी ने इस दवा का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है और वो ये खतरा उठाने को तैयार है। अब आज बताया गया कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का फर्स्ट स्टेज चल रहा है और 45 वॉलंटियर्स पर जो ट्रायल किए गए उसके नतीजे सफल रहे हैं। डॉक्टर्स का दावा है कि वैक्सीन सेफ भी है और इसने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की ताकत है और इन 45 लोगों के इम्यून सिस्टम को इस वैक्सीन ने मजबूत करके दिखाया है, यानी कोरोना से उन्हें बचा दिया। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें भी कहा गया कि जिन 45 लोगों पर ट्रायल किया गया उनमें से 18 से 55 साल के लोग शामिल थे। सेटल यूनिवर्सिटी और एमरे यूनिवर्सिटी में यह ट्रायल किए गए। अब 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होगा 30,000 लोगों पर। रिसर्चर्स के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडीज को मजबूत करती है। जिन 45 लोगों पर ट्रायल किया गया उन्हें 15-15 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। 28 दिन में इन्हें वैक्सीन के इंजेक्शन दिए गए, यानी 2 डोज के बीच में 14-14 दिन का गैप रखा गया। पहली डोज तो सभी 45 लोगों को दी गई, दूसरी डोज 42 लोगों को दी गई। डोज की मात्रा 25, 100 और 250 माइक्रोग्राम, यानी 25, 100 और 250 mg थी। किसी भी पार्टिसिपेंट पर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिखा। कुछ लोगों ने जरूर शिकायतें की थकान की, सिरदर्द की, ठंड लगने की या मसल्स में पेन की या फिर इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द होने की शिकायत की। और खासकर यह प्रॉब्लम उन लोगों में आई जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इतने खतरनाक कोरोना के मुकाबले के लिए वैक्सीन जरूरी है और जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। किसी भी ऐसी वैक्सीन के बारे में एक्सपर्ट की राय जानना जरूरी है, तो मैं आपको अमेरिका के जाने माने वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विलियम शॉफनर की बात सुनवाता हूं। ये फेज 1 की स्टडीज हैं। ये सही दिशा में पहला कदम है। ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। ये 2 डोज वैक्सीन है। जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया उनमें से कुछ लोगों ने हाथों में सूजन, थोड़ा बुखार और थकान की शिकायत की। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना का मुकाबला करना है तो ये थोड़ी बहुत परेशानी उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई वजह मौजूद है कि वो हमें इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर ट्रायल से रोके। हम फिलहाल ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। अब जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके ट्रायल सफल हुए हैं और 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा, ये आखिर मार्केट में कब आएगी? तो उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। अब ह्यूमन ट्रायल्स का पहला स्टेज पूरा हुआ है, 2 और स्टेज भी पार किए जाने हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसके बाद ही वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है। बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, यानी अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो यह वैक्सीन अगले साल के शुरू में या फिर फरवरी मार्च तक मार्केट में आ सकती है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि वैक्सीन डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। ये उतना सीधा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल के शुरुआत में या फिर साल के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ ठोस और अच्छे नतीजे सामने आ जाएं। लेकिन ये सब तभी होगा जब सभी ट्रायल सफल हो और सारा काम तय वक्त पर हो। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर रशिया से भी आई। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनके साइंटिस्ट ने कोरोना की एक सेफ वैक्सीन बना ली है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जिन 18 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उन पर वैक्सीन का कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, एंटीबॉडीज डेवलप हुए। इसकी वजह से कोरोना वायरस से बचाव होगा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जुलाई के आखिर तक सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। इस वैक्सीन का सेचनो यूनिवर्सिटी में ट्रायल किया गया है, लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला स्टेज ही कंप्लीट हुआ है। यहां भी अभी 2 और स्टेज बाकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जितने ट्रायल चल रहे हैं
उन सब की डिटेल्स यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर मौजूद है। इस वेबसाइट में भी यही कहा गया कि ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट स्टेज में है। रूस के अलावा चीन ने भी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, ये उनका दावा है। वहां अंदर क्या होता है तो किसी को पता नहीं। इंग्लैंड में वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज 1 पर पहुंचने वाली है। Recently, Russia has fast-tracked हाल ही में रूस ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया। in its इस वैक्सीन के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे थे। पूरी दुनिया ने रूस को कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण पर बधाई दी थी। developed that vaccine. China has fast-tracked. चीन ने भी अपनी वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया है। अमेरिका ने भी 2 वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया है। चीन और अमेरिका दोनों जगह वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल की स्टेज पर आ चुकी है। ब्रिटेन इस बात की तैयारी कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हो रही वैक्सीन को कैसे जल्द से जल्द ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर लाया जाए। Can fast-track it for human use. अब आप पूछ सकते हैं कि कोरोना की वैक्सीन पर अमेरिका भी फर्स्ट स्टेज में पहुंच गया, रशिया भी पहुंच गया, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत में भी कोरोना की 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर पहुंच गई हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डीजी बलराम भार्गव ने बताया है कि खरगोशों पर इन वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। इसके बाद इन दोनों दवाओं को ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती स्टेज के टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। दोनों वैक्सीन का 1,000 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। जिन लोगों पर ट्रायल चल रहा है उन्हें वैक्सीन की 1 डोज दे दी गई है। इस स्टेज को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग नाम दिया गया है। इस ट्रायल में यह पता लगाया जाएगा कि वैक्सीन से इंफेक्शन का कोई खतरा तो नहीं है। लिवर और कोरोना पर इस वैक्सीन का क्या असर पड़ रहा है? दिल्ली, चेन्नई, पटना, कानपुर, गोवा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, रोहतक, विशाखापट्टनम और हैदराबाद समेत देश के 14 शहरों में वॉलंटियर्स पर यह ह्यूमन ट्रायल इस वक्त चल रहा है। पटना एम्स में ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो गया है। 18 से 50 साल के 10 लोगों को इसके लिए चुना गया है। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एम्स में 5 एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई गई है। ट्रायल के लिए एक नया प्रोटोकॉल जोड़ा गया है। अब ह्यूमन ट्रायल में जो वॉलंटियर्स शामिल होंगे उनका एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को फ्यूचर में कोरोना का इन्फेक्शन होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें आगे होने वाले ट्रायल्स में शामिल नहीं किया जाएगा। पहली डोज देने के बाद डॉक्टर्स की टीम 2-3 घंटे तक मरीज पर नजर रखेगी। इसके बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। 14 दिन बाद इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। अब आईसीएमआर को उम्मीद तो है कि जल्दी ही वैक्सीन को लेकर वो कोई अच्छी खबर हमें बताएंगे। There are 2 Indian indigenous candidate vaccines and they have undergone. कोरोना पर 2 स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। चूहे और खरगोशों पर इनका परीक्षण सफल रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इसका डेटा जमा किया जा चुका है। इसके बाद इन दोनों दवाओं को ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती स्टेज के टेस्ट की मंजूरी दी जा चुकी है। दोनों वैक्सीन का हजार लोगों पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। ह्यूमन वॉलंटियर्स खुद ही ट्रायल में मदद के लिए आगे आए। अलग अलग जगहों पर इन लोगों पर इन वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा और भी वैक्सीन का पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन खोजी जा सके। ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि वैक्सीन जल्दी खोजी जाए, क्योंकि कोरोना से दुनिया भर में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Because more than 500,000 people have succumbed to this disease across the world. ये सही है कि सारी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के लिए बेताब है। जल्द से जल्दी वैक्सीन आए, इससे छुटकारा मिले, ये सब चाहते हैं। लेकिन जब मैंने दुनिया के बड़े डॉक्टर से, बड़े साइंटिस्ट से बात की तो सबने एक बात कही कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सबने कहा कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो ट्रायल हो रहे हैं, उन्हें रश नहीं किया जाए, जल्दबाजी नहीं। साइंस और साइंटिस्ट अपने तरीके से काम करें, क्योंकि लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लीडर, नरेंद्र मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, व्लादिमीर पुतिन हो, ये सब चाहते हैं कि इस चीन के वायरस से जल्दी से निजात मिले।
लोगों को आराम मिले, खौफ दूर हो, लोगों की लाइफ नॉर्मल हो, कारोबार रफ्तार पकड़े, दुनिया पहले जैसी हो जाए। इसीलिए रिसर्च के और बहुत सारे ट्रायल के जो बहुत सारे प्रोसेस हैं उनको बाईपास करने दिया गया है। करोड़ों रुपए इस रिसर्च पर खर्चे किए जा रहे हैं और इसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कुछ इंडिकेशन मैंने आज आपको दिए हैं। लेकिन हम जो भी कर लें, हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई वैक्सीन जल्दी से आ जाएगी, 2-4 महीने में आ जाएगी। इस साल के अंत से पहले किसी वैक्सीन का आना थोड़ा मुश्किल है। अब सियासत की बात कर लेते हैं। राजस्थान की सियासत में आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दीवार और ऊंची हो गई। आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, गंभीर आरोप लगाए। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और यह खेल कई महीने से चल रहा था। गहलोत ने कहा कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए मोटा पैसा ऑफर किया गया था, पैसों का लेन देन हुआ था, नंबर एक्सचेंज किए गए थे। अशोक गहलोत ने यह सनसनीखेज बात कहते हुए बताया कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा सचिन पायलट भी थे। वो पूरे मामले में डील कर रहे थे। वो और उनके साथी पैसों के लेन देन की बातें कर रहे थे। गहलोत ने कहा उनके पास इन बातों के पुख्ता सबूत है। एक और बड़ी बात अशोक गहलोत ने कही कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश राज्यसभा चुनाव के वक्त से हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस विधायकों को 10 दिन के लिए होटल में बंद रखना पड़ा था। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप पे फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ में हॉर्स ट्रेडिंग करो। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना, पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं नहीं हमारे यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ये बड़ा आरोप लगाया कि सचिन पायलट खुद हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। आज अशोक गहलोत ने जमकर हमला किया, कहा कि आज जो नए नए नेता बने हैं इनकी रगड़ाई नहीं हुई है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस के पुराने नेताओं ने 40 साल खुद को रगड़ा, इसलिए वो आज भी राजनीति में जिंदा हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलने और अच्छी पर्सनैलिटी से कुछ नहीं होता, पार्टी और देश के लिए कमिटमेंट भी होना चाहिए। 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस में, एनएसयू में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है,
अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन सब कुछ नहीं होता है। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। ये तो हमने देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में दूरियां कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम को प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से एक बार फिर बात की और अशोक गहलोत को भी समझाने की कोशिश की कि वो सचिन के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी ना करें। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति बिल्कुल साफ है। अब अशोक गहलोत की पूरी ताकत दो बातों पर लगी है। एक, अपनी सरकार को कैसे बचाए रखा जाए, और दूसरा, सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाए। मुझे पता चला कि सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इनमें से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुर्जर समुदाय से होगा, जहां से सचिन पायलट आते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत अपने कुछ वफादार मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाकर ऐसे विधायकों को मंत्री बना सकते हैं जिनकी सहानुभूति सचिन पायलट के पास साथ है, यानी सचिन पायलट की ताकत को और कम किया जाए। 10 से 15 एमएलए को खुश करने के लिए संसदीय सचिव बनाने का प्लान भी अशोक गहलोत का है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी एमएलए को खुश करने के लिए वहां 15 संसदीय सचिव बनाए गए थे, तो एक नया फॉर्मूला ढूंढ लिया। जहां तक उप मुख्यमंत्री बनाने का सवाल है, 2-2 बनाने का सवाल है, अशोक गहलोत की पहली सरकार में भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बनवारीलाल बैरवा और कमला बेनीवाल, दोनों अलग अलग कोटे के। तो सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर करने के लिए अशोक गहलोत यह साबित करने में लगे हैं कि सचिन पायलट पिछले कई महीनों से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। उनका दावा है कि उनके पास सबूत हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान को यह भरोसा दिला रहे हैं कि सचिन पायलट के जाने से न उनकी सरकार गिरेगी और न राजस्थान में पार्टी का कोई नुकसान होगा। लेकिन तो भी कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर जाने से रोका जाए। अब उसके लिए सचिन की जो शर्तें हैं उनको मानना कोई आसान काम नहीं है। राजनीति के बाद अब बारिश से बेहाल मुंबई की बात करेंगे। मंगलवार रात से जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई के कई हिस्सों में ऐसे हैं जो पानी से डूब गए हैं। अंधेरी, बोरीवली, मलाड, विले पार्ले, जुहू, सेंटा क्रूज, इन सब एरियाज के निचले इलाकों में पानी भर गया है और इसका असर ट्रैफिक पर दिखाई दे रहा है। बारिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंधेरी सबवे को पानी भरने के बाद बंद करना पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सबवे को बंद कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से मुंबई के कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम लग गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी, जिससे कुछ मिनटों का सफर करने में लोगों को घंटों लग गए। हालत यह हो गई कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विले पार्ले से लेकर बैंड्रा तक जाम लग गया था। मुंबई के एयरपोर्ट कॉलोनी में 3 फीट पानी भर गया। कई जगह दुकानों के अंदर पानी घुस गया। हिंदमाता में ये शॉप है जो कि देखिए यहाँ पर जो पानी भरा था उसमें से पानी इस शॉप में अंदर तक आ चुका है। अभी इसे बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। इनकी ये दूसरी दुकान है यहाँ पे पास में ही, तो अभी पानी जो भरता है उसकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इन्होंने पानी न भरे, पानी का प्रवेश अंदर न हो, उसके लिए एक रास्ता भी निकाला है। एक पार्टी यहाँ पर रखी है, इसके पहले जो निकाली उस पार्टी से पानी रुकने का काम होता है। और लेकिन जो इस तरह से पानी भर चुका है भीतर तक आता है। सालाना यही समस्या रहती, यही कारण है कि कपड़े जो यहाँ पर हैं उसकी लेवल ऊपर तक की है, लेकिन पानी भरता होगा तो महज यहाँ तक नहीं भरता होगा। यहाँ तक भर जाता है। इससे ज़्यादा अगर पानी भर जाए तो ऊपर तक भी आता है, नुकसान हो जाता है, तब नुकसान भी होता है। और हमको इस तरह से सब ऊपर चढ़ा के रखना पड़ता है सब सामान। अभी पूरे शॉप में पानी है। हाँ, अंदर तक आ चुका है। ये अंदर तक आ चुका है पानी। और नुकसान की बात अगर करें तो वो भी सालाना उसके लिए तैयार होता ही है। हर साल थोड़ा बहुत नुकसान रहता ही है। मुंबई में हर साल यही होता है। हर मॉनसून में
वाटर लॉगिंग के अलावा मुंबई के लोगों को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और वो है रोड पर बड़े बड़े गड्ढे, पॉटहोल्स। हर साल पॉटहोल्स की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन बीएमसी इसका कोई इलाज नहीं निकाल पाई। आज भी बारिश के दौरान मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। समझ नहीं आ रहा था कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। हैरानी की बात यह है कि बरसात के दौरान बीएमसी रोड को रिपेयर करने का काम भी कर रही थी, यानी साल भर जो काम करना चाहिए था वो बारिश के दौरान सड़क को भरने का काम किया जा रहा था। सब जानते हैं कि बारिश के सीजन में रोड को रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि न सीमेंट न कोलतार यहाँ डालेंगे तो वो तुरंत उखड़ जाएगा। अगर ये काम पहले कर लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आज भी बारिश के दौरान बीएमसी के कर्मचारी सड़क की मरम्मत करते दिखाई दिए। हमारे संवाददाता जेपी सिंह वहाँ मौजूद थे। आप देखिए कि किस तरह से बीएमसी ने बारिश के टाइम पर रोड रिपेयर का काम किया, रिसोर्सेज की बर्बादी की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गड्ढों की हालत क्या है। जो सड़कें बनाई गई थी उसके ऊपर के रेत और उसके ऊपर के जो बालू हैं, गिट्टी है, वो पूरी निकल चुकी है। इस वजह से बीएमसी के जो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर हैं वो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ट्रैफिक पुलिस ने एक तरफ छोटी सी बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि इस सड़क पर रेती और बालू को डाला जा सके। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेती और बालू का एक जो बड़ा सा हिस्सा है वो लाकर रखा गया है, और रेती और बालू यहाँ पर कैसे लाई गई है वो हम देख सकते हैं गड्ढों को बुझाने के लिए। तो ये जो गड्ढे हैं सड़क पर, इसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए गड्ढों को भरने का काम किस तरह से चल रहा है यहाँ पर। मुंबई में जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है वो बरसात में और ज़्यादा बढ़ जाती है, और बरसात में ये जो समस्या है इसको पूरा करने में बीएमसी नाकाम होती है। इन गड्ढों को इस बरसात में भरा जा रहा है। अगर यही गड्ढे पहले भर लिए जाते तो मुंबई में ये समस्या जो ट्रैफिक की हो रही है बरसात में ये नहीं होती। जब प्यास लगती है तब बीएमसी कुआं खोदने जाती है, और यही बीएमसी की सबसे बड़ी लापरवाही है। ऐसा लगता है मुंबई वालों ने ये मान लिया है, हर साल मानसून आएगा, बारिश होगी, सड़कों पर पानी भरेगा, गड्ढों में लोग फंसेंगे, ये उनकी नियति है। लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। बीएमसी को कम से कम एक साल इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ महीने पहले तैयारी कर ले तो मुंबई के लोगों को पानी से इतनी परेशानी ना हो। हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने आज एक बड़ा खुलासा किया। एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो लंदन में पढ़ाई कर रही इंडियन लड़कियों को रेडिकलाइज करता है और उनका धर्म परिवर्तन कराता है। एनआईए ने इस मामले में केस रजिस्टर किया है। जिस मामले में केस दर्ज किया गया उसमें लंदन में पढ़ रही चेन्नई की एक लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया, उसे मुसलमान बनाया गया। इस लड़की को जाकिर नायक और पाकिस्तान मूल के अमेरिकी यासिर काजी के वीडियो दिखाकर पहले रेडिकलाइज किया गया, फिर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। इस काम को लंदन में रहने वाले बांग्लादेशियों की एक गैंग ने अंजाम दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर और फॉर्मर एमपी शखावत हुसैन बकुल का नाम इसमें सामने आया है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक जिस इंडियन लड़की का ब्रेन वॉश किया गया वो शखावत हुसैन के बेटे नफीस के कांटेक्ट में आई। नफीस ने पहले लड़की से दोस्ती की, फिर ब्रेन वॉश करके वीडियोस दिखाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया। एनआईए के मुताबिक नफीस ने इस लड़की को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है और अब उसके घर वालों से पैसे की डिमांड की है। इस मामले में लड़की के घर वालों ने चेन्नई पुलिस की क्राइम ब्रांच में केस दर्ज कराया। अब होम मिनिस्ट्री के आदेश पर एनआईए ने इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। अब एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता देता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों को चश्मा खरीदने के लिए हर साल 50,000 रुपए रीइंबर्समेंट के तौर पर मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इन 50,000 रुपयों से हाई कोर्ट के जज, उनकी वाइफ और फैमिली मेंबर्स या जजेस पर डिपेंडेंट लोग भी स्पेक्ट्स खरीद सकेंगे। यानी इन सबको इसमें कवर किया गया है। जजों को चश्मा खरीदने के लिए रीइंबर्समेंट के प्रपोजल पर पिछले 5-6 महीने से बहस चल रही थी। अब जाकर उद्धव ठाकरे ने 50,000 रुपए एनुअल रीइंबर्समेंट पर सहमति दी। हाईकोर्ट के जजेस के लिए बने सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट के तहत हर जज,
उनकी फैमिली मेंबर को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एंटाइटलमेंट होता है। इसी एक्ट के तहत अब हाई कोर्ट के जजेस को चश्मे खरीदने के लिए हर साल 50,000 रुपए दिए जाएंगे।